वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस सेशन में आपका स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेशन को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पहले सेशन में हमने पढ़ा था पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड बिग बैंग थ्योरी, फिर पढ़ा था सौरमंडल से रिलेटेड 8 ग्रहों के कुछ फैक्ट्स। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार गोलाकार न होकर जो अपने को ग्लोब दिखाया जाता है नॉर्मल डायग्राम्स में, ऑफिस में, वैसे न होकर पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है, ध्रुवों से थोड़ा चपटी है, मतलब अंडाकार आकार की है पृथ्वी का आकार ऐसा है, अंडाकार। ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवों से थोड़ी चपटी है, मतलब थोड़ी पतली है, एकदम गोलाकार न होकर ये थोड़ी सी चपटी रहती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है पृथ्वी की परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति क्या होती है? जब पृथ्वी अपने ही अक्ष परिभ्रमण गति पर, जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर गति करती है तो वह गति परिभ्रमण गति कहलाती है। परिभ्रमण गति के कारण पृथ्वी अपकेंद्रीय बल जनरेट करती है, उत्पन्न करती है। जिसे संतुलित करने के लिए सूर्य व पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल व अभिकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है। परिभ्रमण गति के कारण ही पृथ्वी का आकार चपटा है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है। पृथ्वी का आकार होता है लगभग अंडाकार। ठीक है। अब ध्रुवों पर चपटी होने से इसकी त्रिज्या थोड़ी कम हो जाएगी। ध्रुवों पर त्रिज्या कम होने पर विषुवत रेखा, मतलब बीच में विषुवत मध्य रेखा, भूमध्य रेखा, तो यहाँ पे त्रिज्या ज़्यादा तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या फर्क पड़ेगा? फिजिक्स में एक फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल टू G(m1m2)/r²। मतलब रेडियस इंक्रीज करेंगे, त्रिज्या बढ़ेगी तो फोर्स का मान, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा। ठीक है। रेडियस घटेगी, मतलब त्रिज्या घटेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज़्यादा होगा। तो अब देख सकते हैं कि विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल
का मान कम होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज़्यादा होता है, अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता है निरंतर। यूपीएससी ऐसे ही फैक्ट क्वेश्चन पूछती है बेसिक से, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। यहाँ पे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता है, निरंतर बढ़ता है। ठीक है, तो तभी एक देखा होगा कि जितने भी सैटेलाइट लॉन्चिंग केंद्र है वो लगभग विषुवत रेखा के पास ही है। अपना ही देख लो, इंडिया का जितने भी सैटेलाइट लॉन्चिंग है, जैसे सतीश धवन है, वो नीचे साउथ इंडिया में है। इसका रीज़न पता लग गया क्योंकि वो विषुवत रेखा के पास पड़ता है, तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है और एनर्जी कम वेस्ट करनी पड़ती है, जो हमें पलायन वेग चाहिए वो प्राप्त करने के लिए। पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब इस वेग से यदि कोई वस्तु को ऊपर उछाला जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगी। यह वेग क्या कहलाता है? पलायन वेग। ठीक है, तभी दक्षिण भारत में या विषुवत रेखा के पास सर्वाधिक सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है। समझाया? ठीक है। अब पढ़ना है परिक्रमण गति, परिभ्रमण गति। परिक्रमण गति के बारे में हमने कल पढ़ा था, पहले एक बार बता ही देता हूँ। परिक्रमण गति, कोई ग्रह है, मान लो पृथ्वी है, किसी तारे के चारों ओर निश्चित पथ पर गति करे तो यह है गति परिक्रमण गति कहलाती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार क्या होता है? लाइक दिस। ये मिडिल में सूर्य होगा, सूर्य यहाँ पे पृथ्वी, ठीक है। ये पथ है जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगाती है, ये है दीर्घवृत्ताकार। मतलब वर्ताकार नहीं होकर थोड़ा सा अलग शेप में होता है, थोड़ा सा चपटा होता है, अंडे की तरह, इसे दीर्घवृत्ताकार कहते हैं।
अब इस स्थिति में क्या होता है कि सूर्य के एक स्थिति तब आएगी जब ये पृथ्वी सूर्य के सबसे पास में होगी, उसे कहते हैं उपसौर। ये लगभग होता है 3 जनवरी को, 3 जनवरी या 4 जनवरी को, ठीक है। उपसौर की स्थिति कब होती है? जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है। ये कब होता है? 3 या 4 जनवरी को, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो। इस घटनाओं को कहते हैं अपसौर। ये कब होता है? 4 जुलाई के आसपास, ठीक है। पृथ्वी की अपसौर पृथ्वी की परिक्रमण गति अपसौर व उपसौर स्थिति के लिए उत्तरदायी है। समझ में आया? अब क्या है कि लगभग अपने पृथ्वी और सूर्य के बीच की डिस्टेंस मानते हैं तो 15 करोड़ किलोमीटर मानते हैं, ठीक है। अपसौर की स्थिति में ये लगभग मानो 15.2 किलोमीटर दूर होता है। और ये औसत मानते हैं किसके बीच की डिस्टेंस? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अपसौर की स्थिति में ये 15.2 किलोमीटर लगभग, और उपसौर की स्थिति में 14.7 किलोमीटर। देखो, सूर्य पास होएगा तो पृथ्वी को ज़्यादा रेडिएशन मिलती है, ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो औसत जितनी ऊर्जा मिलती है वो लगभग 7% बढ़ जाती है। कब? उपसौर की स्थिति में। तथा अपसौर की स्थिति में ये 7% लगभग कम हो जाती है, ठीक है। अब पढ़ेंगे पृथ्वी की परिभ्रमण गति। मान लीजिए पृथ्वी एक बॉल है, इस टाइप से एक बॉल है। बॉल को अपने ऐसे घुमाते हैं जैसे लट्टू घूमता है, लट्टू मतलब चक्री, अपने ने बचपन में चक्री घुमाई होगी ऐसे, तो ये लगभग ऐसे ही घूमती रहती है। तो लगभग ये देखोगे ना आप, इस अक्ष के चारों ओर ही घूम रही है। एक बीच का एक अक्ष होता है, मतलब एक धुरी जिसके चारों ओर चक्री घूम रही है, उसे क्या कहते हैं? अक्ष। अक्ष या धुरी जिसके चारों ओर पृथ्वी या चक्री की गति को अपने डिनोट कर सकते हैं, लिख सकें, वो क्या कहलाता है? अक्ष या धुरी, ठीक है। पृथ्वी के केस में क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? ये पृथ्वी है, पृथ्वी के केस में अक्ष पैरेलल न होकर थोड़ा सा झुका हुआ है। कितने डिग्री झुका हुआ है? वो झुका हुआ है 23.5 डिग्री ऐसे। मतलब अब देखो, पृथ्वी घूमती तो है पर रोटेशनल ना घूम के, ऐसे ऐसे ना घूम के, थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी घूमती है। समझ रहे हो? चक्री तो एकदम सीधी घूमती है इस टाइप से। चक्री है, ये चारों तरफ घूमती रहेगी इस अक्ष के। अब इस चक्री को ऐसे कर दिया जाए तो ये घूमेगी क्या? नहीं घूमेगी ना, तो घूम भी सकती है थोड़ी थोड़ी। तो बस यही स्थिति है। पर पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष से थोड़ी झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। कौन से लंबवती है, अर्थात ये कोई मतलब रियल में नहीं है, ये काल्पनिक माना हुआ है। लंबवतीय झुकाव, पृथ्वी का लंबवतीय झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। यदि क्षैतिज झुकाव देखें तो वो कितना हो जाएगा? 62.5 डिग्री, 66 डिग्री।
ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो कि सूर्य यहाँ पे हुए तो दिन 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 और दिन, क्योंकि सूर्य होते हैं तो आधे दिन, आधे ग्रह पर दिन और आधे ग्रह पर रात होती है। तो यहाँ पे दिन 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 और यहाँ पे रात रात रात। समझ में आया थोड़ा सा? ठीक है, इसको आगे समझेंगे और ज़्यादा समझेंगे, पर इतना समझ में आना चाहिए आपको कि पृथ्वी का अपने अक्ष के प्रति झुकाव है वो 23.5 डिग्री लंबवतीय है। यदि अक्षीय झुकाव पूछ ले या क्षैतिज झुकाव पूछ ले वो 66.5 डिग्री है। क्षैतिज झुकाव 23.5 डिग्री है, लंबवतीय झुकाव। परिभ्रमण गति की दिशा, परिभ्रमण गति दिशा तो करती होगी ना। जैसे अपन मान लिया कि ये पृथ्वी है, 23.5 डिग्री का झुकाव है, ये घूमेंगी तो ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। सूर्य निकलता है पूर्व में, छिपता कहाँ है? पश्चिम में। क्योंकि पृथ्वी की परिभ्रमण गति कौन सी होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। समझ में आया? परिभ्रमण गति के कारण ही परिभ्रमण गति के कारण ही दिन व रात का निर्माण होता है। पृथ्वी के आधे भाग में दिन व आधे भाग में रात रहती है। वो किस प्रकार रहती है? इस प्रकार कि ये पृथ्वी है, ये इसका अक्षीय झुकाव है दूरी से 23.5 डिग्री। या तो दिन यहाँ होगा या रात यहाँ होगी, या रात यहाँ होगी या दिन यहाँ होगा। समझ गए? ठीक है, अब और पढ़ते हैं। परिभ्रमण गति के कारण क्या क्या होता है? ये अपने दो तो देख ली। क्या देख लिया? पहला कि सूर्य का पूर्व में उगना व पश्चिम में छिपना। ठीक है, सेकंड वन देखा दिन व रात का निर्माण। थर्ड वन है कोरियोलिस फोर्स का निर्माण। कोरियोलिस बल क्या है? बल का प्रभाव। कोरियोलिस बल है क्या? अब वो पढ़े। यह एक प्रकार का आभासी बल है, मतलब ये दिखाई देता है, मतलब महसूस होता है, दिखाई नहीं देता, आभासी बल है। इसका प्रभाव इस प्रकार रहता है कि जो उत्तरी ध्रुव है, ध्रुव में यह है मुक्त अवस्था में गति कर रही वस्तुओं को दाईं तरफ मोड़ देता है या
कोशिश करता है, ऐसा कुछ मतलब ऐसा बल लगाता है कहाँ, किस तरफ, दाएं तरफ, उत्तरी ध्रुव में, जबकि दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में यह है, दक्षिण ध्रुव में यह मुक्त अवस्था में गति कर रही वस्तु को, तो गति कर रही वस्तु को बाईं ओर मोड़ता है। पृथ्वी पर चक्रवात व प्रतिचक्रवात का निर्माण भी, पृथ्वी पर चक्रवात व प्रतिचक्रवात का निर्माण भी कोरियोलिस बल के कारण होता है। चक्रवात क्या होता है? बम्बुलिया सुने, बम्बुलिया, चक्रवात होता है। प्रतिचक्रवात, चक्रवात होता है कि जिसके मतलब अपने ना राजस्थान में ऐसा होता है कि बम्बुलिया आते हैं। बम्बुलिया क्या होते हैं, उसके बीच में क्या होता है, हाई प्रेशर। बम्बुलिया के किसके उदाहरण है? प्रतिचक्रवात। और उसके चारों तरफ क्या बन जाता है? लोअर प्रेशर। अब लोअर प्रेशर है और ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, तो किस तरफ गति करवाएगा? हवा की गति होएगी इस तरफ। हाई प्रेशर इधर जाएगा, पर ये दाईं तरफ मुड़ेगा तो इस तरफ ही मुड़ेगा। इधर जाएगा पर दाईं तरफ मुड़ेगा तो इस तरफ ही मुड़ेगा। इधर जा रही है गति हाई प्रेशर से लो प्रेशर, पर नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो दाईं तरफ मुड़ेगी तो इस तरफ ही मुड़ेगी। इधर आ रही है दाईं तरफ मुड़ेगी तो इस तरफ ही मुड़ेगी। समझ रहे हो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मतलब वायु मूव कर रही है, पर ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल लगेगा, वो जिस तरफ से गति कर रही है उसके दाईं तरफ मोड़ देगा उसको, तो इस तरफ ही मोड़ेगा, इसको ऐसे ही कर देगा वायु की गति को। तो चक्रवात की क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी किसकी? प्रतिचक्रवात की। यहाँ चक्रवात में क्या होता है? लोअर प्रेशर बीच में होता है, हायर प्रेशर बन जाता है, चारों तरफ हायर प्रेशर, बीच में लोअर प्रेशर। हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ वायु गति करेगी। वायु का स्वभाव ही है हाई उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करना। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु गति करेगी, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, इस तरफ आती आती अपनी दाईं तरफ मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी? मुड़ेगी तो इसका आकार कैसे हो जाएगा? इसकी गति किस तरफ हो जाएगी? इस तरफ। ये उच्च दाब है, लोअर दाब की ओर गति कर रहा है वायु, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ेगी। ऐसे मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी? मुड़ेगी। क्यों मुड़ेगी? कोरियोलिस बल के कारण। ये उच्च दाब है, लोअर दाब की ओर गति कर रही है वायु, फिर अपने कोरियोलिस बल के कारण दाईं तरफ मुड़ेगी। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आने वाले चक्रवातों की गति क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। और प्रतिचक्रवातों की क्या होती है? प्रतिचक्रवात की गति क्या होती है? क्लॉकवाइज। इसका अपोजिट हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव में। दक्षिण ध्रुव में बाईं तरफ मुड़ती है चक्रवात, प्रतिचक्रवात। चक्रवात की दिशा क्या रहेगी?
राइट साइड, क्लॉकवाइज, सॉरी लेफ्ट साइड, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तीसरा हो गया। अब देखो परिभ्रमण, पृथ्वी को परिभ्रमण गति करने में कितना समय लगता है? लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, इतना ही लगता है। पर पृथ्वी को अपने अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में, परिक्रमण गति करने में लगभग लगते हैं 365 दिन। ठीक है, तो चलो अब ये हो गए परिभ्रमण गति। अब परिक्रमण गति के यूज देख लेते हैं अपने थोड़े बहुत। परिक्रमण गति अब मैंने बता तो दिया था, जब ग्रह सूर्य के चारों तरफ या तारे के चारों तरफ गति करते हैं, निश्चित पथ पर गति करते हैं, उसे परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होगा? 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, 365 दिन 6 घंटे, ऐसे 4 साल चलेगा। चौथे साल में क्या हो जाएगा? एक दिन फालतू, तो फिर एक दिन आएगा 366 दिन का। इस दिन फरवरी के महीने में 29 तारीख होगी, 29 दिन होंगे। इसे लीप ईयर कहते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होता है? 365 दिन 6 घंटे। 6 घंटे प्रत्येक 4 साल बाद मिलके एक दिन बढ़ा देते हैं। उन दिन को हम फरवरी में ऐड करते हैं। फरवरी में जब 29 दिन होता है तो यह साल लीप ईयर कहलाता है। तो लीप ईयर का निर्माण कैसे हुआ पता लग गया। किस गति के कारण? परिक्रमण गति के कारण। दिन व रात का निर्माण किस गति के कारण होता है? परिभ्रमण गति के कारण। परंतु ये इम्पोर्टेंट नोट लगा के लिख लेना, परिक्रमण गति व अक्षीय झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतु का निर्माण तथा ध्रुवों पर 6 महीने के दिन व रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति करती है। इसका झुकाव 23.5 डिग्री रहता है। उपसौर अपसौर की स्थिति किस गति के कारण? परिक्रमण गति के कारण। ठीक है, तो 21 मार्च के दिन बसंत ऋतु
बसंत विषुव की स्थिति होती है। 23 सितंबर को शरद विषुव जिसे कहते हैं ऑटमन नॉक्स। 21 जून को ग्रीष्म एनाथ 22 दिसंबर को शीत एनाथ की स्थिति होती है। 21 जून को 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे गिरती है। 22 दिसंबर को 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती है। विषुव क्या होते हैं? विषुव पृथ्वी की कक्षा में वह स्थिति जब सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर स्थित होता है। उसे विषुव कहते हैं। इस दिन 12 घंटे की दिन 12 घंटे की रात होती है। यूपीएससी में यही क्वेश्चन आया था। यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स में क्वेश्चन था, यदि सूर्य 21 जून के दिन कर्क रेखा पर स्थित है तो दिन बड़े व रात छोटी किस स्थान पर होगी? कर्क रेखा नहीं था उसमें, नाम सीधा ही था। तो ऑप्शन था कर्क रेखा, सेकंड था मकर रेखा, थर्ड था आर्कटिक रेखा, चौथा अंटार्कटिक रेखा। और क्योंकि 21 जून को कर्क रेखा पर रहता है तो कर्क रेखा पर उत्तरी ध्रुव में दिन बड़ा व रात छोटी होती है। तो इसका ऑप्शन था ए व थर्ड दोनों। ठीक इसी प्रकार जब सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पे होगा तो उत्तरी ध्रुव में दिन छोटा व रात बड़ी होगी। ये सब किस पे डिपेंड करता है? पृथ्वी की परिक्रमण गति पर। ठीक है, अब अगला टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए 3 तरीके से किया जाता है। 3 तरीके से किया जाता है। फर्स्ट वन है
वह है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर चैम्बरलिंग की ग्रहणों संकल्पना। सेकंड वन है जीन्स की ज्वारीय संकल्पना। अप्राकृतिक आधार इसमें तो गंतव्य, ताप, दाब, फिर है प्राकृतिक स्रोत, ज्वालामुखी, उल्कापिंड, ज्वालामुखी, उल्कापिंड, भूकंप इत्यादि। ठीक है, तो चैम्बरलिंग के अनुसार क्या था? चैम्बरलिंग व मोल्टन की ग्रहणों संकल्पना। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस है। क्यों? इनका मानना है कि पृथ्वी का निर्माण सूर्य के समान दूसरे तारे के आकर्षण बल से ग्रहणों का निर्माण हुआ तथा इन ग्रहणों से पृथ्वी का निर्माण हुआ। अर्थात सीधा याद रख लो कि चैम्बरलिंग व मोल्टन की ग्रहण संकल्पना कहती है पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या होता है? ठोस है। जीन्स की ज्वारीय संकल्पना क्या कहती है? जीन्स की ज्वारीय संकल्पना कहती है पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल है। क्यों है? इनका मानना है कि जब सूर्य था तो उसके पास से ना एक सूर्य से बड़ा तारा गुजरा तो उन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगा। गुरुत्वाकर्षण बल के से ना सूर्य के कुछ भाग शिगार के रूप में दूर हो गए, वो ही आगे जाके ग्रहणों बन गए। अर्थात सूर्य के भाग से ही बने हुए ग्रह वो अंदर से तरल है, इसी कारण पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल है। जिनकी संकल्पना ये कहती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत में पहले पढ़ेंगे गंतव्य। 1950 में सुदूर संवेदी उपग्रह ने पृथ्वी का औसत गंतव्य कितना बताया? औसत गंतव्य 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बताया। ठीक है, इसने बताया कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ने से गंतव्य भी इंक्रीज होएगा। ठीक है, दाब के अकॉर्डिंग दाब का अध्ययन करने पे क्या है? पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर गंतव्य बढ़ेगा, गंतव्य के कारण दाब भी बढ़ेगा। दाब क्यों बढ़ेगा? कि एक के ऊपर एक चट्टान आती जाएगी तो भार बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा। दाब बढ़ने से पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस है। ठीक है, नीचे चट्टानें पाई जाती है वगैरह वगैरह। तापमान, एक स्टडी में बताया कि 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इंक्रीज होता है। ठीक है, ऐसे तो जाएंगे तो लगभग किलोमीटर अंदर जाएंगे तो पृथ्वी का तापमान सेंटीग्रेड हो जाएगा। पृथ्वी का तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग हो जाएगा तो पृथ्वी का आंतरिक भाग
तरल होना चाहिए। ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी चट्टान क्या नहीं रह सकती, ठोस अवस्था में नहीं रह सकती, इसलिए आंतरिक भाग ठोस हो जाना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि दाब बढ़ने से दाब इंक्रीज होएगा चट्टान पर, तो क्वथनांक व गलनांक बढ़ जाएंगे। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग पूर्णतः ठोस नहीं है। ठीक है, लगभग ये याद रखना कि 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। अब इम्पोर्टेंट है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में उल्कापिंड, उल्कापिंड जो अब मानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी को से सभी का ग्रहों का निर्माण हुआ है, तो उल्कापिंड वो पिंड है कि जो आकाश में तैरते रहते हैं, पर पृथ्वी के जैसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आते हैं तो वो पृथ्वी की ओर गति करते हैं तथा आयनमंडल में घर्षित होते हुए थोड़े छोटे रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। तो वो उल्कापिंड, उनका अध्ययन करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि उल्कापिंड और पृथ्वी सेम ही तत्वों, धातुओं, सेम ही निर्माण प्रक्रिया से गुजरे हैं, तो एक दूसरे के समान होंगे। तो उल्कापिंड के अध्ययन से फिर है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी उद्गार होता है, उसमें लावा निकलता है। लावा निकलता है तो उसका जो तरल अवस्था होती है, तो इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल होगा। ठीक है, इसके अलावा भूकंप, सबसे भूकंपीय विज्ञान द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। कैसे? भूकंप को मापते किससे? भूकंप की तीव्रता मापन करते हैं, वो होती है भूकंप मापी या सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप में तीन प्रकार की तरंगें होती है। पहली है पी तरंगे, ये ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती है। अनुदैर्ध्य प्रकृति कहते हैं। सेकंड है एस तरंगे, थर्ड है एल तरंगे, लव तरंगे, रिले तरंगे, इसे अप्रत्यक्ष तरंगे या स्थायी तरंगे। ठीक है, इनके अध्ययन में क्या होता है कि जो पी तरंग है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में गति कर सकती है। एस तरंगे ओनली ठोस में गति करेगी, ना कि द्रव और न कि ये अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्पष्ट किया, जो इस प्रकार था कि ये पृथ्वी है पूरी, ये मानिए पृथ्वी है। ठीक है,
ऊपरी भाग होता है पृथ्वी का, इसे कहते हैं क्रस्ट। मिडाइवल को कहते हैं मेटल, फिर कहते हैं कोर। ठीक है, ये किसने दिया? स्वेश ने। वो अपने आगे बढ़ेंगे। पर IUGG ने भी इसमें बांटा और इसमें अध्ययन में पाया कि लगभग 25 किलोमीटर के बाद पी तरंगों के मान में अचानक वृद्धि होती है, तथा ये वृद्धि होती है वो लगभग एक सीमा के बाद में होती है, और इस सीमा को क्या नाम दिया? कोनार्ड अनिश्चितता। यहाँ से निकले वो 35 किलोमीटर, इसे नाम दे दिया ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट। 35 किलोमीटर के बाद अचानक पी व एस तरंगों में और वृद्धि हुई। ठीक है, पी व एस तरंगों में और वृद्धि हुई। इस यहाँ पे जो असत्ता आई, इसे नाम दिया मोहरविक अनिश्चितता। ठीक है, मोहरविक अनिश्चितता के बाद लगभग 100 किलोमीटर नीचे आने पर, गहराई पर आने पर, 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच पी व एस तरंगों का मान कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? कि यहाँ पे दुर्बलता मंडल पाया जाता है। दुर्बलता मंडल नाम लेते हैं क्योंकि यहाँ पे चट्टानें है ना, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड नहीं बोल सकते, लगभग लिक्विड ठोस फॉर्म में है, ठोस लिक्विड फॉर्म में। दोनों गति तो करती है पर बहुत धीरे करती है पी व एस तरंगे। इसका कारण है कॉस्मिक रे, मतलब उसमें तरंगे वह यहाँ पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसका कारण है। ठीक है, जैसे ही 700 किलोमीटर पे आए तो फिर वृद्धि हुई। 700 किलोमीटर पे आए तो फिर वृद्धि हुई। 700 किलोमीटर पर जो अनिश्चितता हुई उसे कहते हैं रैपिडी अनिश्चितता। जो 35 से लेके 700 के बीच में, इसे कहते हैं ऊपरी मेटल। 700 से 2900 के बीच में उसे कहते हैं निचली मेटल। ठीक है, अब 2900 पे आके ना अचानक एस तरंगे गायब हो जाती है, खत्म, लुप्त हो जाती है, तथा पी तरंगों की गति में कमी आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो 2900 के बाद में 5100 लगभग 50 किलोमीटर तक जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है ये तरल रूप में है, और तरल रूप में पी तरंगों की गति नहीं होती। ठीक है, और सॉरी एस तरंगों की गति नहीं होती तो ये लुप्त हो जाती है। पी तरंगों की गति होती है पर कम हो जाती है, तो ये दिखती है। और इस शांतता को या अनिश्चितता को कहते हैं गुटेनबर्ग अनिश्चितता। ठीक है, 1150 किलोमीटर 5150 किमी के बाद पी तरंगों के मान में अचानक वृद्धि होती है, इसे कहते हैं लेमैन अनिश्चितता। और इस वृद्धि को मतलब हाईएस्ट वृद्धि होती है यहाँ पे, तो इसे कहते हैं आंतरिक कोर, ये है बाहरी कोर। ठीक है, इसको मैं साफ साफ ये डिनोट करूँ तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। यदि देखें ठीक है, ये है क्रस्ट, ऊपरी निचली, 0 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर,
700 किलोमीटर। ये है मेटल, ये उसे ऊपरी मेटल, निचली मेटल। इक्यावन सौ 50 किमी। बाई कोर, आंतरिक कोर, बाहरी कोर, आंतरिक कोर। ठीक है, ये अनिश्चितता है, इसे कहते हैं गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग अनिश्चितता के बाद ही एस तरंगों की लुप्ति हो जाती है। सॉरी, इसे कहते हैं गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग अनिश्चितता के बाद ही एस तरंगों की एस तरंगी लुप्त हो जाती है। क्यों कि 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर के बीच पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल अवस्था में है, जिसे बाहरी कोर कहते हैं। बाहरी कोर तरल अवस्था में है। इसके बारे में किसने बताया? गुटेनबर्ग ने बताया। एस तरंगों की विलुप्त हो जाती है, पी तरंगों के मान में कमी आ जाती है। इसके बाद में ये है लेमैन अनिश्चितता। लेमैन अनिश्चितता होगी। लेमैन अनिश्चितता के बाद पी तरंगों के मान में अचानक वृद्धि हो जाती है। ऊपरी मेटल और निचली मेटल के बीच में जो अनिश्चितता पाई जाती है उसे कहते हैं रैपिडी अनिश्चितता। यहाँ पे पी व एस तरंगों के मान में वृद्धि होती है। निचली क्रस्ट और मेटल के बीच में जो अनिश्चितता पाई जाती है उसे कहते हैं मोहरोविक। और ऊपरी और निचली क्रस्ट के बीच में जो अनिश्चितता पाई जाती है उसे कहते हैं कोनार्ड अनिश्चितता। ठीक है, इस प्रकार अध्ययन किया। इसके बाद में पृथ्वी के आंतरिक भागों को पृथ्वी के आंतरिक भागों को स्वीडिश नामक वैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा। पहला है सियाल, सीमा, निफे। सियाल, सीमा, निफे। इसका आधार क्या था? स्वेस के वर्गीकरण का आधार था तत्व, पाए जाने वाले तत्व, पृथ्वी की आंतरिक अवस्था में पाए जाने वाले तत्व। उसने कहा कि जो ऊपरी भाग होता है लगभग 35 किलोमीटर तक, वहाँ पे हल्के धातु पाए जाते हैं, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जैसे। जैसे नीचे आते हैं मेटल में, वहाँ सिलिकॉन और मैग्नीज जैसे थोड़े मध्यम घनत्व वाले धातु पाए जाते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और पृथ्वी की एकदम आंतरिक व कोर स्थिति में निकल व फेरस जैसे उच्च घनत्व वाले धातु पाए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।